आज आप लोग भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से अवगत होंगे। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है, ठीक ना। पहला पॉइंट देखेंगे राष्ट्रीय प्रतीक। दूसरा पॉइंट राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, चौथा पॉइंट राष्ट्रीय गीत, और राष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर, ठीक ना। एक एक करके हम देखेंगे। जैसे पहला राष्ट्रीय प्रतीक देखेंगे आप, राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक, देखिए सबसे पहले ये जानेंगे कि राष्ट्रीय प्रतीक, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ में स्थित जो सम्राट अशोक का स्तंभ लेख है, उसी का जो शीर्ष भाग पर अवस्थित आपके सिंह हैं, जो चारों दिशाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी को भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया है। और तो इसको जान जाएंगे कि राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। सारनाथ में स्थित, सारनाथ में स्थित सम्राट अशोक का, सम्राट अशोक का सम्राट अशोक का सिंह स्तंभ, ठीक ना। यानी उसके स्तंभ लेख के शीर्ष पर जो सिंह, शीर्ष भाग पर सिंह स्तंभ है, उसी को माना गया है। अब देखेंगे दूसरा पॉइंट कि राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार ने कब अपनाया, ठीक ना। तो भारत यानी 26 जनवरी ऐसे लिख लेंगे, राष्ट्रीय प्रतीक को, राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया, ठीक ना, को अपनाया। अब देखेंगे कि राष्ट्रीय जो प्रतीक है, जो सिंह स्तंभ है, उसके नीचे जो है देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है। यानी सिंह स्तंभ के, यानी जो आपका राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ है, उस प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में यानी सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक ना। तो लिखेंगे प्रतीक चिन्ह के नीचे, राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे, राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है। क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते, ठीक ना, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक ना। अब देखेंगे कि प्रशासकीय कार्यों में यानी जो राष्ट्रीय प्रतीक है, उसको अलग अलग रंगों में अपनाया गया है। तो अगला पॉइंट देख लेंगे कि शासकीय कार्यों में, शासकीय कार्यों में राष्ट्रीय प्रतीक को अलग अलग रंगों में, अलग अलग रंगों में अपनाया गया है, ठीक ना, रंगों में अपनाया गया है।
जैसे भारत के मंत्रियों द्वारा, यानी भारत के मंत्रियों ने नीले रंग का राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया है, ठीक ना। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो जो उन्होंने राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया है वो लाल रंग का राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया है, ठीक ना। और लोकसभा के जो सदस्य हैं वो हरे रंग का राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया है। तो यहां देख लेंगे, जैसे भारत के मंत्रियों द्वारा नीले रंग का नीले रंग का राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया है, ठीक ना। दूसरा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा लाल रंग का राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया है। और तीसरा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा हरे रंग का, ठीक ना, राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया है। तो राष्ट्रीय प्रतीक से बाबू इतना ही पॉइंट बनते हैं। सबसे पहला ये महत्वपूर्ण पॉइंट जानते रहिएगा कि भारत सरकार इसको कब बनाया, तो 26 जनवरी 1950 को। उसके नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है, कहाँ से लिया गया है, ठीक ना। इस पॉइंट को देख लीजिएगा। उसके बाद ये 3 पॉइंट जानिएगा, ठीक ना। भारत के मंत्रियों द्वारा नीले रंग का राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा लाल रंग का राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया है, और लोकसभा के सदस्यों द्वारा हरे रंग का जो है राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया है। तो ये आपका राष्ट्रीय प्रतीक हो गया। क्या है? अशोक का सिंह स्तंभ है, जो सारनाथ से लिया गया है, ठीक ना। अब देखेंगे ये आपका राष्ट्रीय ध्वज। दूसरा पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय ध्वज। इसको मिटा दें। दूसरा पॉइंट राष्ट्रीय ध्वज। देखिए बाबू, ध्यान देंगे, यहां जो राष्ट्रीय ध्वज है ये 3 पट्टियों वाला तिरंगा है। क्या है? ये राष्ट्रीय ध्वज 3 पट्टियों वाला तिरंगा है, ठीक ना। तो भाई 3 पट्टियों वाला जो तिरंगा है, किन किन रंगों में 3 पट्टियां हैं? तो जो ऊपर का है, ऊपर केसरिया है। क्या है? केसरिया रंग का है। मध्य की जो पट्टी है वो सफेद है। क्या है? सफेद रंग का है। और नीचे का जो पट्टी है ये आपका हरा रंग का है, ठीक ना। अब देखेंगे कि ऊपर का जो पट्टी है वो केसरिया है, मध्य का सफेद है और नीचे का जो है हरा है। अब ये केसरिया जो देख रहे हैं ये जागृति का प्रतीक होता है। किसका? जागृति, शौर्य और त्याग का प्रतीक है। त्याग का प्रतीक है, ठीक ना। यहां ध्यान दीजिएगा। यानी केसरिया जो रंग है उसका वो किस चीज का प्रतीक है? जागृति का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है और त्याग का प्रतीक है। ये जो मध्य पट्टी सफेद है ये जानते हैं सत्य और पवित्रता का जो है प्रतीक है। ये किस चीज का प्रतीक है? सत्य और पवित्रता। सत्य और पवित्रता का प्रतीक है, ठीक ना। अब देखेंगे जो हरा रंग है, यानी निचला जो पट्टी है उसका रंग कैसा है? हरा है। और ये किस चीज का प्रतीक है? जीवन समृद्धि का प्रतीक है। किस चीज का? जीवन समृद्धि, हरियाली का प्रतीक है, ठीक ना। तो इतना जान गए। अब देखेंगे कि जो मध्य का पट्टी सफेद है, यानी तिरंगा में जो मध्य पट्टी सफेद रंग का है उसमें एक नीले रंग का चक्र है, ठीक ना, जिसमें 24 तिलियां हैं, ठीक ना। और वो प्रगति का प्रतीक होता है। तो यहां पॉइंट बना करके लिख सकते हैं कि सफेद पट्टी में नीले रंग का चक्र है। नीले रंग का
चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, जिसमें 24 तीलियां हैं। चक्र प्रगति का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है। और इसे भी जो चक्र है वो भी सारनाथ में जो सम्राट अशोक आश्रम लेख है, जो राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे वो चक्र बनाया गया है, वहीं से लिया गया है। ठीक ना। अब देखेंगे कि ये राष्ट्रीय ध्वज का जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2 है। ठीक ना। तो यहां लिख लेंगे राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। कितना है? 3:2। ठीक है। अब राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? ठीक ना। तो संविधान सभा के सदस्यों ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक ना। यानी राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के सदस्यों ने कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947। तो लिख लेंगे इसे संविधान के सदस्यों ने, हाँ, या ऐसे लिख लेंगे राष्ट्रीय ध्वज को या इस ध्वज को संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा, संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया। ठीक ना। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई 3:2, लंबाई चौड़ाई का अनुपात। इस ध्वज को संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इसको यानी इस ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में माना गया। ठीक ना। अब देखेंगे कि राष्ट्रीय शोक के समय राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। ठीक ना। तो जैसे वर्तमान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति का जब निधन होता है तो राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। ठीक ना। और जब पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति का निधन होता है तो राष्ट्रीय ध्वज को 7 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। ठीक ना। तो यहां ध्यान दीजिए, इसे मिटा दें। यहां पॉइंट देख लेंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के निधन के समय राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। ठीक ना। यहां ध्यान दीजिए। फिर दूसरा पॉइंट, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन के समय राष्ट्रीय ध्वज को 7 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। 7 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। ठीक ना। अब देखेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, संविधान सभा के सदस्यों के सामने
राष्ट्रीय ध्वज को किसने प्रस्तुत किया? तो हंसा मेहता ने किया था, ठीक ना। तो ये 12 दिनों के लिए झुका दिया जाता है, और ये जो राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति का निधन होता है तो इसे 12 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। और जब पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति का निधन होता है तो राष्ट्रीय ध्वज को 7 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। अब राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किसने किया था? तो हंसा मेहता ने किया था, ठीक ना। तो ये आप जानते रहिएगा। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत, संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किसने किया था? तो हंसा मेहता ने किया। किसने? हंसा मेहता ने किया था, हंसा मेहता, ठीक ना। और जो झंडा गीत है वो क्या है? झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल पार्षद गुप्त ने लिखा है, ठीक ना। यहां लिख लेंगे झंडा गीत। झंडा गीत क्या है? झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और इसकी रचना किसने किया है? श्यामलाल पार्षद गुप्त ने किया है। किसने किया है? श्यामलाल पार्षद गुप्त ने, ठीक ना। तो ये और सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन कब किया गया था? 14 अगस्त 1947 ईस्वी में, ठीक ना। अगर पूछता है, यदि प्रश्न बन जाए कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन कब हुआ, तो यानी प्रदर्शन, सर्वप्रथम प्रदर्शन देखेंगे। सर्वप्रथम प्रदर्शन, तो राष्ट्रीय ध्वज का सर्वप्रथम प्रदर्शन 14 अगस्त 1947, ठीक ना। राष्ट्रीय ध्वज से इतने पॉइंट बनते हैं। अब आपका राष्ट्रीय प्रतीक हो गया, राष्ट्रीय ध्वज हो गया। अब राष्ट्रगान से आप अवगत होंगे। मिटा दें? अब ध्यान देंगे आप। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान, तीसरा पॉइंट। तो राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन है। क्या है राष्ट्रगान? जन गण मन है। और ये किस भाषा में लिखा गया है? तो अगर भाषा पूछता है तो पहले तो देखिए कि इसकी रचना किसने किया है। रचना रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया है। और किस भाषा में लिखा है? अगर भाषा देखेंगे तो बांग्ला भाषा में। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में, ठीक है ना बाबू। गाने का समय जो होता है, गाने की अवधि, तो गाने की अवधि कितना है? 52 सेकेंड। कितना है? 52 सेकेंड में इसको गाया जाता है, राष्ट्रगान को। और गाने की संक्षिप्त जो अवधि, ठीक ना, गाने की संक्षिप्त अवधि, एक पॉइंट ये भी बनता है, गाने की संक्षिप्त अवधि, संक्षिप्त अवधि, अवधि माने समय होता है 20 सेकेंड है। कितना है? तो जो संक्षिप्त अवधि इसका 20 सेकेंड है, इसमें राष्ट्रगान का प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति ही गाया जाता है, ठीक ना। तो ये आपका है। अब देखेंगे कि राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया, ठीक ना। तो देखिए सर्वप्रथम गाया गया, ठीक ना, सर्वप्रथम गाया गया, ठीक ना। तो सर्वप्रथम कब गाया गया था? 27 दिसंबर। कब?
27 दिसंबर 1911 ईस्वी। कहां? कोलकाता में। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को हुआ था, उसी में राष्ट्रगान को सर्वप्रथम गाया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पंडित विष्णु नारायण दत्त ने किया था। ठीक ना बाबू? तो ये इसको भी जान लीजिए आप। सर्वप्रथम गाया गया 27 दिसंबर 1911। कब? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। ठीक ना बाबू? कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता इसकी पंडित विष्णु नारायण दत्त ने किया था। किसने किया था? विष्णु नारायण दत्त ने किया था। ठीक। अब विशेष और पॉइंट, एक और पॉइंट है इसमें। ये जो राष्ट्रगान का जो धुन है, संगीतमय धुन है, उसको तैयार किसने किया था? तो आईएनए के सिपाही कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने तैयार किया था। ठीक है? तो यहां लिख लेंगे राष्ट्रगान का संगीतमय धुन किसने तैयार किया? तो कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने धुन को तैयार किया था। मिटा दें? एक बार और ध्यान दीजिए। राष्ट्रगान आपका क्या है? जनगण मन अधिनायक जय है। रचना किसने किया? राष्ट्रगान की रचना किसने किया था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। इसकी भाषा किस भाषा में लिखे थे? बांग्ला भाषा में। गाने की अवधि 52 सेकेंड है और गाने की संक्षिप्त अवधि 20 सेकेंड है। और 20 सेकेंड में प्रथम पद और अंतिम पद को ही गाया जाता है। अब देखेंगे कि सर्वप्रथम कब गाया गया था राष्ट्रगान को। तो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित विष्णु नारायण दत्त ने किया था। ठीक ना? अब राष्ट्रगान का संगीतमय धुन किसने तैयार किया? तो कैप्टन राम सिंह ठाकुर। ठीक ना? ये कहाँ से लिया गया? तो आपका गीतांजलि से लिया गया है। ठीक है? यह तत्वबोधिनी में एक शीर्षक का नाम था भाग्य विधाता शीर्षक, वहीं यानी उसी में ये प्रकाशित हुआ था। मिटा देना। अब ध्यान देंगे आप। ये आपका हो गया राष्ट्रीय प्रतीक, हो गया राष्ट्रीय ध्वज, हो गया राष्ट्रगान, हो गया। अब राष्ट्रीय गीत के विषय में देखेंगे, यानी चौथा पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय गीत। देखिए यहां ध्यान देंगे, राष्ट्रीय गीत जो है आनंद मंच से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत क्या है? सबसे पहले जानिए कि वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम। ठीक ना बाबू? और रचना किसकी है? किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक ना बाबू? ये आपका है। गाने का समय, गाने की अवधि, गाने की अवधि, इसका गाने की अवधि कितना है? कितना समय है? 1 मिनट 5 सेकेंड। 1 मिनट 5 सेकेंड। ठीक ना? सर्वप्रथम कब गाया गया? सर्वप्रथम कब गाया गया?
तो इस राष्ट्रीय गीत को कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में। कब गाया गया था बाबू? 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो रहीमतुल्ला शयानी ने किया था। किसने किया था? रहीमतुल्ला शयानी ने किया था। ठीक ना? तो एक बार और देख लें। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। राष्ट्रीय गीत की रचना, गाने की अवधि 1 मिनट 5 सेकेंड। सर्वप्रथम कब गाया गया? 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला शयानी ने किया था। ठीक ना? अब देखिए, ये जो वंदे मातरम है कहाँ से लिया गया है? तो इनकी रचना यानी बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है आनंद मठ। आनंद मठ यानी यहीं से, आनंद मठ से ही वंदे मातरम जो गीत है लिया गया है। ठीक ना? अब राष्ट्रीय गीत को भारत सरकार ने कब अपनाया? ठीक ना? तो राष्ट्रीय गीत को भारत सरकार ने अपनाया है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक ना? यानी लिख लेंगे कि भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया। ठीक ना? के रूप में स्वीकार किया। ठीक ना? तो ये आपको अब पॉइंट बनता है यहां से। ठीक ना? अब आपका राष्ट्रीय कैलेंडर है। ठीक ना? मिटा दें। पांचवा पॉइंट आपका राष्ट्रीय कैलेंडर। देखिए, जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वह ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित शक संवत है और राष्ट्रीय कैलेंडर को अब भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया था। ठीक ना? तो यहाँ लिख लेंगे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर को यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक ना बाबू? किया गया। इसका पहला महीना चैत्र है। पहला महीना क्या है? चैत्र महीना। इसको भारत सरकार ने कब अपनाया? भारत सरकार ने इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया। 1957 ईस्वी को अपनाया। ठीक है? ये आप लिखो। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। पॉइंट्स छूट गया है, उस पर ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रगान में एक पॉइंट छूटा है, यानी भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था?
24 जनवरी 1985 को, उसको आप जोड़ लीजिएगा राष्ट्रगान में, ठीक ना। तो आज यहीं तक रहने दिया जाए, ठीक ना।